साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं, वह है रचना के आधार पर वाक्य। तो आज के टॉपिक को हम समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। न केवल आप इनके उदाहरण सहित इनकी परिभाषा समझेंगे, बल्कि आप मिश्र वाक्य में जो आश्रित वाक्य और गौड़ वाक्य होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, ये टॉपिक ना केवल कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि वाक्य क्या है। रचना के आधार पर वाक्य, तो सबसे पहले वाक्य क्या है? तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। मतलब वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जो व्यवस्थित हो, मतलब वेल अरेंज्ड हो, और क्या है, जिसका एक मतलब भी निकले, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों के समूह तो होते हैं, लेकिन अगर वो व्यवस्थित नहीं हो तो उनका अर्थ नहीं निकलता है और उनका आशय नहीं निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की, ये शब्दों का समूह है और अच्छी तरह से व्यवस्थित है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, ये इसलिए ये एक वाक्य है। लेकिन रचना के आधार पर अगर हम वाक्य की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया हो। ध्यान रखिएगा कि ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य कई हो सकते हैं, कर्ता कई हो सकते हैं, सब्जेक्ट कई हो सकता है, लेकिन जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, वो एक ही होगी, उसे हम क्या कह सकते हैं? सरल वाक्य। ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया एक होगी, मतलब क्रियाएं और हो सकती हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। क्रियापद कई हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। जैसे वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्रियापद एक है। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। मुख्य क्रिया एक है, क्रियापद एक ही है, इसलिए कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। थोड़ा और देखिए, लोग इस बात पर हंसते होंगे, यहाँ पे देखिए क्रियापद 2 है ना, तो इस कंफ्यूजन में मत जाइएगा, क्रिया एक ही होगी, क्रियापद एक ही होगा। लोग इस बात पर हंसते होंगे, यहाँ पे भी क्रियापद 2 है ना, और यहाँ पे मोहन जा रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्रियापद कितने हैं? 3 है। आगे देखिए, डाकू दौड़ता जा रहा होगा, यहाँ पे क्रियापद कितने हैं? 4 हैं। मोहन भोजन करता चला जा रहा होगा, यहाँ पे क्रियापद 5 है। यानी कहने का मतलब ये है कि मुख्य क्रिया एक होगी, क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, क्रियाएं एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया क्या होगी? एक ही होगी। जैसे वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो यहाँ आप कहेंगे विद्यालय जाता है, ये एक क्रिया हो गई, रोटी खाकर ये एक क्रिया हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले रोटी खाता है तब विद्यालय जाता है, मतलब रोटी खाकर ये क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया यही है, विद्यालय जाता है। वह नाच नाच कर गाएगा, नहीं नाचेगा, फिर क्या करेगा? गाएगा, नाच नाच कर गाएगा। तो ये क्या है? नाच नाच कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो कहने का मतलब सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। हमने कहा कि उद्देश्य कई हो सकते हैं, कर्ता कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक होगी। जैसे एक और चीज़ देख लीजिए, एग्जाम्पल, वह गाकर, हंसकर, रीझकर और मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। आप कहीं इस कंफ्यूजन में ना हो जाएं कि ये सरल वाक्य नहीं है, ये भी क्या है? सरल वाक्य है। और जीत लेता है, यही क्या है? ये इसकी मुख्य क्रिया है। बाकी सारी क्रियाएं जो हैं या तो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं या तो उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि मुख्य क्रिया की पहचानेंगे कैसे? तो मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में होती। कहाँ होती? अंत में। खेला, हाँ, होंगे ना, होगा ना, होगा, चला जा रहा होगा, विद्यालय जाता है, गाएगा ना,
जीत लेता है, तो आप सब में देखेंगे कि मुख्य क्रिया की पहचान क्या है कि मुख्य क्रिया क्या होगी, वाक्य के अंत में होगी, यानी वाक्य क्या है, मुख्य क्रिया से समाप्त होता है तथा क्या होता है, अर्थ को पूर्णता मिलती है, कंप्लीट सेंस उसी मुख्य क्रिया से मिलेगा। वह नाच नाच कर गाएगा, हटा दीजिए, कुछ नहीं होगा ना। भोजन करता चला ना, आपको कोई सेंस नहीं मिलेगा ना। मोहन जा रहा, कुछ नहीं होगा ना। वह फुटबॉल, क्रिया हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है वाक्य का। तो कहने का मतलब यह है कि सरल वाक्य क्या है, वह ऐसा वाक्य जिसमें क्या है, मुख्य क्रिया एक हो, मुख्य क्रिया एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। और हमने कहा क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, क्रियाएं एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया क्या होगी, एक ही होगी। तो मुझे लगता है अब पहचान क्या है कि इससे वाक्य समाप्त होगा और उसी से वाक्य की पूर्णता रहेगी, यानी वाक्य कंप्लीट उसी से माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सरल वाक्य आ गया, ठीक है ना। कई कई किताबों में लिखता है कि एक ही उद्देश्य हो, मतलब सब्जेक्ट कर्ता एक ही हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है, कर्ता एक से अधिक हो सकता है। जैसे हम कहें मोहन और श्याम बाजार जाते हैं, तो यहाँ तो दो हो गए ना, लेकिन जाते हैं मुख्य क्रिया एक ही है। कहने का मतलब है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होगी, क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, क्रियाएं एक से अधिक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सरल वाक्य। आइए समझते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में होगा क्या, दो उपवाक्य बीच में संयोजक अव्यय से जुड़े होंगे। संयोजक अव्यय मतलब वो अव्यय क्या, अव्यय जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। संयोजक अव्यय जो जोड़ता हो, जो दो उपवाक्यों को जोड़ता हो। तो हमने कहा जब दो उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय से जुड़े होंगे तो वो संयुक्त वाक्य होगा। जैसे जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी योजक अव्यय से जुड़े होंगे, वह संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब संयोजक अव्यय होते क्या हैं ना, योजक अव्यय होंगे क्या, और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, मगर, ये सब क्या हैं, संयोजक अव्यय हैं। क्या हैं, संयोजक अव्यय हैं। वाक्य दो उपवाक्य स्वतंत्र होंगे, मतलब अगर वो अलग अलग प्रयुक्त किए जाएं तो उनकी पूरी मीनिंग निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा ना। लेकिन वो दोनों उपवाक्य इस संयोजक अव्यय से और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, मगर से जुड़े होंगे। जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई ना, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे नौकरी दिलवाई, तो हमने बीच में क्या जोड़ा है, संयोजक अव्यय और, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। आगे देखिए, मोहन बीमार था इसलिए आ नहीं सका। मोहन बीमार था, मोहन आ नहीं सका, हमने जोड़ दिया इसलिए। तो इसलिए क्या है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। मोहन बीमार था इसलिए आ नहीं सका। उसने समझाया, मैं समझ नहीं सका। उसने समझाया परंतु मैं समझ नहीं सका। यहाँ पे परंतु आ गया दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। आगे देखिए, मैं स्कूल जाऊँगा या शादी पर जाऊँगा। मैं स्कूल जाऊँगा, शादी पर, मैं शादी पर जाऊँगा, तो मैं स्कूल जाऊँगा या शादी पर जाऊँगा। तो यहाँ पे या क्या है, संयोजक अव्यय है। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे, तुम मान जाओ तुम पिटोगे। तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, अन्यथा। अन्यथा ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। यहाँ पे देखिए, बरसात आ गई मैं जीत जाता, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। तो यहाँ पे ये वरना क्या है, ये दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे वरना क्या हो गया, संयोजक अव्यय हो गया। तो समुच्चय बोधक अव्यय ना संयुक्त वाक्य आपके समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, किसी योजक अव्यय से जुड़े हों, जैसे किंतु, और, या, अथवा ना, वरना, इन सब से जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक। बहुत आसान सी पहचान है कि बीच में और देख लीजिए, या देख लीजिए, परंतु देख लीजिए, अन्यथा देख लीजिए, वरना देख लीजिए, तो आराम से आप
कर पाएंगे। दो तरह के प्रश्न आते हैं, दो बल्कि तीन तरह के प्रश्न आते हैं। पहला है कि एक वाक्य दे दिया और वाक्य से पूछ लिया कि ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, आप बताइए कि ये वाक्य कैसा है। दूसरा दे देता है, सरल वाक्य दे देगा, कहेगा संयुक्त में बदलिए, संयुक्त दे देगा, कहेगा सरल में बदलिए, या सरल दे देगा, कहेगा मिश्र में बदलिए। तो कहने का मतलब है एक ये हो गया। दूसरा वो पूछता है कि जो मिश्र वाक्य हैं वो उसमें आश्रित वाक्य का भेद बताइए, आश्रित वाक्य का भेद बताइए। तो ये दोनों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सरल संयुक्त मिश्र की पहचान और आश्रित वाक्य के भेद। बाकी जो वाक्य का परिवर्तन है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की ओर, वो है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई जिनमें एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य गौड़ हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। हमने कहा कि मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य में क्या होंगे, एक से अधिक ऐसे उपवाक्य होंगे जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। आश्रित मतलब गौड़ होगा, या कह सकते हैं एक प्रधान होगा, दूसरा गौड़ होगा, या कह सकते हैं एक मुख्य वाक्य उपवाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कैसे। और साथ ही साथ मिश्र वाक्य जो है वो क्या किससे जुड़े होते हैं, वो व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं ना। जहाँ ये योजक अव्यय समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, वहीं मिश्र वाक्य में व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। जैसे किससे जुड़े होते हैं, व्याधिकरण योजक। व्याधिकरण योजक कौन कौन से, की से जुड़ा होगा, जो वह से जुड़ा होगा, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, जब तब, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, ना, जैसे, ऐसे व्याधिकरण योजक से मिश्र वाक्य के दो उपवाक्य आपस में जुड़े होंगे जिनमें एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा। जैसे देख लीजिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। देखो कि मिल गया आपको, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये क्या है, एक मुख्य वाक्य है, एक जो है आश्रित वाक्य है ना। तो ये मालिक ने कहा मुख्य वाक्य हो गया, कि कल छुट्टी रहेगी ये क्या हो गया, आश्रित वाक्य हो गया। ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहाने लगे, तो ज्यों ही त्यों आ गया। तो ज्यों क्या हो गया, ये आश्रित वाक्य हो गया, और ये क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो जो गांधी गली में रहता है, जो वह ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो गांधी गली में रहता है ये आश्रित वाक्य हो गया। श्यामलाल मेरा मित्र है ये मुख्य वाक्य हो गया। हिरणी ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे मारता है। जो कुलाचे मारता है ये आश्रित हो गया। हिरणी ऐसा वन्य पशु है ये मुख्य वाक्य। लेकिन आप देखेंगे एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट है। हर हिरणी ऐसा वन्य पशु है, हम आगे छोड़ देते हैं, मीनिंग नहीं निकलेगा। जो कुलाचे मारता है कौन, अगर हम बोल दें केवल जो कुलाचे मारते हैं, या कहते हैं कि जो गांधी गली में रहता है, हम इसको केवल लिख दें, बाकी ये छोड़ दें, तो आपको कंप्लीट सेंस मिलेगा ही नहीं। मतलब मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, एक उस पर आश्रित वाक्य होगा, और दोनों वाक्य यानी दोनों उपवाक्य व्याधिकरण योजक कौन कौन से, कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि तो, जब तब, जैसे वैसे, ज्यों त्यों आदि व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। तो ये क्या हो गया, जैसे ही लोग अपने घर से निकले आश्रित वाक्य हो गया, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई ये मुख्य वाक्य हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप इससे समझ जाएंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए हम एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे जो हमने बताया कि ये मुख्य है, ये आश्रित है। आपको कहीं लगता होगा कि भाई ये कैसे पता चलेगा ये मुख्य है ये आश्रित है। तो उसी शंका समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें आश्रित वाक्य कौन है और उसका प्रकार भी बताइए। यानी दो चीज़ है, आश्रित वाक्य भी पूछ लेगा कौन है और उसका प्रकार भी पूछ लेगा। तो आइए देखते हैं कि मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान। तो प्रधान उपवाक्य क्या होता है, वो प्रधान उपवाक्य वह होगा जिसकी क्रिया मुख्य होगी। तो यहाँ पे मालिक ने कहा ना, ये मुख्य क्रिया है। तो पक्षी चहचहाने लगे ना, आगे श्यामलाल मेरा मित्र है, वर्षा शुरू हो गई ना, हिरण ऐसा वन्य पशु है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो अगले स्टेप पे जाते हैं। क्या, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। जो, जिसे का मतलब है कि जो का जितना भी रूप बनता हो, जो का जितना भी रूप बनता हो, जिसने, जिसे, जिनको, जिनसे जितना भी रूप बनता है सब,
की से जुड़ा होगा। आश्रित उपवाक्य किससे किससे शुरू होगा? की से होगा। कह रहा है ना आश्रित उपवाक्यों का आरंभ किससे होगा? आरंभ होगा की से होगा, जो से होगा, जिसे से होगा, यदि से होगा, क्योंकि से होगा, इन सब सारे शब्दों से होगा। तो आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये आश्रित वाक्य। जैसे यहाँ श्याम मालिक ने कहा कि ये कल छुट्टी रहेगी, तो कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य। कैसे समझे? क्योंकि की लग गया है। अब बताया क्या? आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की से होगा। ज्यों ही सूर्योदय, तो ज्यों जैसे हमें पता चल गया कि जो का रूप है, इसलिए ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। श्याम लाल जो गांधी गली में, देखिए जो गांधी गली में रहता है, जैसे जो मिला हम समझ गए कि ये जो गांधी गली में रहता है ये आश्रित उपवाक्य है। जैसे ही, देखिए जो का रूप जैसे मिल गया, जैसे ही मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये आश्रित वाक्य हो गया। जैसे ही लोग अपने हिरण ही ऐसा वन्य पशु जो यहाँ मिल गया ना, तो हमें पता चल गया कि ये आश्रित वाक्य है। तो यानी आश्रित वाक्यों का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। यानी अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप आराम से पकड़ लेंगे कि ये आश्रित उपवाक्य है और ये दूसरा मुख्य उपवाक्य है। आगे देखते हैं। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। एक तीसरा तरीका भी जान लीजिए कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल दीजिए और जो क्रिया वाक्य के अंत में रहेगी वही वाक्य मुख्य वाक्य हो गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जो मिश्र वाक्य है उसको सरल वाक्य में बदल दीजिए और जो क्रिया वाक्य के अंत में रहेगी वही क्या होगी? मुख्य उपवाक्य होगा। देखिए हमने लिखा भी है कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहे वह प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे एक प्रश्न, एक वाक्य है आपके सामने, यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ध्यान रखिए, यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ये क्या हो गया? यदि तो लग गया है। यदि तो दोनों से मिलने से पता चल गया कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसको सरल में बदलते हैं कि एक मुख्य क्रिया होगी कि मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता ना। अब यहाँ पे देखिए कि सफल होता ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और वाक्य के अंत में है। सफल होता बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कहाँ है? वाक्य के अंत में है। तो ये क्या हो गया? ये मुख्य उपवाक्य हो गया। अब मोहन परिश्रम करता ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। अपने आप पहचान में आ गया कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल दीजिए, जो क्रिया वाक्य के अंत में रहेगी, रह जाएगी, वो प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य होगा और जो शेष बचेगा आश्रित उपवाक्य या गौड़ उपवाक्य होगा। अब आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आइए हम संज्ञा उपवाक्य देखें। संज्ञा उपवाक्य क्या होगा? कि जो उपवाक्य वाक्य की, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पद जो होते हैं उनके विषय में बताता है या उनके स्थान पे काम करता है, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। हमने कहा जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा, हम राम लड़ाई नहीं चाहता ना, तो ये राम के स्थान पे प्रयुक्त हुआ रहा ना। राम ने कहा कि मतलब इसका सेंस अगर निकले अलग अलग करें हैं तो राम ने कहा कि मतलब राम की इच्छा है। राम ने बोला कि राम लड़ाई नहीं चाहते, तो राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये राम की बात कर रहा है, संज्ञा की बात कर रहा है, उसके स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है। आगे देखिए, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं। मैंने देखा मेरी ओर कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये संज्ञा के बारे में बता रहा है कि मेरी ओर कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। संदीप ने देखा कि सांप झाड़ी में छिप गया। क्या देखा संदीप ने? संदीप ने देखा सांप झाड़ी में छिप गया। यानी संज्ञा के विषय में, संज्ञा के पदबंध के आधार पे कोई स्टेटमेंट कहा जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो संज्ञा उपवाक्य है। फिर से समझ लीजिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के विषय में बताए या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो, संज्ञा पदबंध के स्थान पे यूज़ हो, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहचान ये है कि आपको संज्ञा उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य की से शुरू होगा। जहाँ भी आपको की दिख जाए आप जान लीजिए कि संज्ञा उपवाक्य है। कि सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? की से प्रारंभ होता है। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, पता हो गया कि की आ गया है, ये संज्ञा उपवाक्य है। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं, की आ गया, संज्ञा उपवाक्य है। संदीप ने देखा कि सांप झाड़ी में छिप गया है, संज्ञा उपवाक्य है। आइए देखते हैं अगला, विशेषण उपवाक्य। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताए,
हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य। बहुत आसान है। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। क्या बता रहा है? आदमी के विषय में बताया रहा है कि जिसने कल चोरी की थी, तो ये विशेषण हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है, जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। सफलता किसको मिलती है? जो मेहनत करता है, बता रहा है ये खुद ही। यानी कहने का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। एक और महत्वपूर्ण चीज़, पहचान क्या है कि जो का जो भी रूप मिल जाए, जिसे, जिसने, जिसको, जो ना, तो वो अगर मिल जाए तो वो आप समझ जाइए कि क्या है, विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके रूप क्या, जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए, इन सब से प्रारंभ होता है। तो यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। जो मेहनत करता है वो उसे सफलता मिलती है। आप आराम से पकड़ लेंगे कि ये कैसा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। ऐसा देख ले, ऐसा कोई नहीं जो कुश्ती में खली को जीत सके। तो जो आ गया ना, ये जो कुश्ती में खली को जीत सके, ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। आश्रित तो है ही, विशेषण उपवाक्य हो गया। जो यहाँ पे आ गया, जो समय बिताते हैं, ये क्या हो गया, ये आश्रित उपवाक्य में क्या है, विशेषण उपवाक्य है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की ओर। आइए क्रिया विशेषण उपवाक्य देखते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होगा कि ऐसा उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा हो। ऐसा उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा हो, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। यानी जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा हो, उसे आप क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। आप जानते हैं क्रिया विशेषण यानी क्या करता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, जब तुम पहुंचे स्टेशन पे, ये विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहिए, तो यहाँ ये कंडीशन है, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहिए, तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। कहने का मतलब ये है कि क्रिया विशेषण क्या कह रहा है, एक तो समय बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन रख रहा है, शर्त रख रहा है। तो आप दे सकते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, काल सूचक, जो समय बताए, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया का समय बताए वो है काल सूचक, और जो क्रिया का स्थान बताए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और जो रीति बताए, उसका तरीका बताए, किस तरह से क्रिया हो रही है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और जो उसकी मात्रा बताए यानी परिमाण बताए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और जो रिजल्ट बताए ना, फल बताए, वो है परिणामवाचक या हेतुवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम काल सूचक उपवाक्य देखते हैं। तो काल सूचक, आपने पहले बताया कि काल सूचक है तो समय बताएगा। पहचान क्या है, पहचान क्या है कि वो ज्यों ही या जब से प्रारंभ होगा, ज्यों ही से प्रारंभ होगा, जब से प्रारंभ होगा। समय बताएगा, जब प्रशांत मेरे पास आया, समय बता रहा ना, जब आया तब लगभग 5 बजे थे। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में काल सूचक उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में कैसा है, काल सूचक उपवाक्य है। ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया, ये भी समय बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या हो गया, ये काल सूचक उपवाक्य हो गया। आगे देखते हैं स्थानवाचक उपवाक्य। स्थानवाचक क्या बताएगा, क्रिया के स्थान का बताएगा, जहाँ पे क्रिया हो रही है वो स्थान बताएगा। पहचान क्या होगी, जहाँ, जिधर, जिस जगह, यानी स्थान के बारे में बताया, जहाँ, जिधर, जिस जगह। वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बड़ी धूप है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कौन सा, स्थानवाचक है। वहाँ इस वर्ष अकाल पड़ सकता है, जहाँ वर्षा हुई, कहाँ वर्षा, जहाँ। तो ये कहने का मतलब ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, जहाँ वर्षा नहीं हुई। ठीक है, वहाँ इस वर्ष अकाल पड़ सकता है। रीतिवाचक यानी क्रिया का तरीका, क्रिया का प्रकार बताए, क्रिया की रीति यानी तरीका बताएगा। पहचान जैसा, जिस तरह, जैसे, इन सब का यानी क्रिया, जैसे, जिस तरह, जहाँ ना, सॉरी, जिस तरह, जैसे, जहाँ, जैसा, इसका प्रयोग हो। वह ऐसे अटक अटक कर बोल रहा था जैसे उसके मुंह में घाव है, तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होगा, रीतिवाचक हो गया। आगे, बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है, तो ये क्रिया विशेषण वाक्य में क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया, जैसे सिखाया जाएगा। ठीक है,
परिमाण यानी क्रिया की मात्रा बताता है। पहचान क्या है? जितना, जितनी, न, जैसे, ये क्या है? पहचान है। वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। जितना मिल गया आपको, ये क्रिया विशेषण में क्या हो गया? परिमाणवाचक उपवाक्य हो गया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये परिमाण हो गया, मात्रा बता रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण में ये परिमाणवाचक उपवाक्य हो गया। वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। परिणाम यानी रिजल्ट ओरिएंटेड। हेतु क्या होगा? यदि, यद्यपि, ताकि, ना, जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। यदि मिल गया यानी ये क्या है? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, उसमें भी क्या है? परिणाम बोधक है। यदि रिजल्ट ओरिएंटेड है। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे जीत नहीं सकता। कंडीशन लगा दिया यद्यपि। परिणाम, यद्यपि तू पहलवान है फिर भी मुझसे जीत नहीं सकता। तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण में परिणाम सूचक उपवाक्य है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में आपने देखा जो आश्रित वाक्य हैं, प्रधान उपवाक्य में आश्रित वाक्य के प्रकार या आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसमें भी क्रिया विशेषण उपवाक्य में 5 प्रकार आपने देखे। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रश्न आएगा कि पहचानिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आप पहचान लेंगे। आपसे पूछेगा कि ये संयुक्त वाक्य जो मिश्र वाक्य है उसमें जो आश्रित उपवाक्य है वो उसका प्रकार बताइए। वो संज्ञा उपवाक्य है कि क्रिया उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है, आप वो भी बता लेंगे। एक पार्ट भी इसका रह गया, वो है सरल से संयुक्त में बदलना और मिश्र से सरल में बदलना, सरल से मिश्र में बदलना। यानी ये जो वाक्यों का परिवर्तन है ये रह गया। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आप वो कई बारी वीडियो क्या होता है 10 मिनट का बना दिया जाता है लेकिन वो ऊपर ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आता है तो पता लगता है बुद्धि गोल हो जाती है। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझा, भले टाइम लगा, अगर आपको ज़रा सा भी लगे तो कुछ दिनों बाद इसको फिर से रिपीट कर लीजिए और एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो कमेंट करें, कोई सुझाव या शिकायत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।